हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बीकॉम फर्स्ट ईयर की मनी एंड बैंकिंग सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि भाई गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड क्या था। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड के बारे में कहा जा रहा है, दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड था उसका ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म था। बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर ऑन दिस टाइप ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। तो जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, वो 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में जाके खत्म हुआ था। तो 1914 से पहले, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे थे। बट आफ्टर द वॉर, these countries found it difficult to keep themselves to this standard। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इन सारे जो कि इतने डेवलप्ड नेशंस हैं, इनको बड़ी दिक्कत हुई इस स्टैंडर्ड को फॉलो करने में। ऑल ऑफ देम गेव इट अप विद द सोल एक्सेप्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सारे देशों ने इस करेंसी स्टैंडर्ड को छोड़ दिया था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसे नहीं छोड़ा था। दिस टाइप ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज ऑर्थोडॉक्स गोल्ड स्टैंडर्ड, ट्रेडिशनल गोल्ड स्टैंडर्ड और फुल गोल्ड स्टैंडर्ड। तो इसे और भी कुछ नामों से जाना जाता है, जैसे ऑर्थोडॉक्स गोल्ड स्टैंडर्ड, ट्रेडिशनल गोल्ड स्टैंडर्ड और फुल गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये था हमारा गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, जो गोल्ड स्टैंडर्ड का एक ओल्डेस्ट फॉर्म था। आइए अब बात करते हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला कहा जा रहा है कि सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड कॉइन्स। भाई, हम जिस स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं वो है गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड। करेंसी एक देश की होती है जो उस देश में सर्कुलेट होती है। तो गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड में होता क्या था कि गोल्ड कॉइन्स का एक्चुअली में सर्कुलेशन होता था। तो सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड कॉइन में कहा जा रहा है कि इस स्टैंडर्ड में जो गोल्ड कॉइन्स थे वो एक्चुअली सर्कुलेट होते थे, और जो क्वांटिटी गोल्ड की एम्बॉडीड की जाती थी सिक्के के अंदर, वो स्टैंडर्ड सरकार अपने लॉ द्वारा फिक्स करती थी। मतलब एक प्योर गोल्ड का जो सिक्का होता था उसमें कितना फाइन प्योर आप सिर्फ गोल्ड गोल्ड यूज करोगे, बाकी आप अलग यूज करोगे, ये सरकार तय करती थी। एग्जाम्पल के तौर पे सोवरिजन नाम का एक गोल्ड कॉइन यूज किया जाता था ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन द्वारा 1914 से पहले। 1914 ये वो साल था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, जो 1918 में जाके खत्म हुआ था। ठीक है, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने तो भाई जारी रखा, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन ने अपना गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड त्याग दिया। बहुत सारे देशों ने छोड़ दिया था। ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई 1914 से पहले ग्रेट ब्रिटेन स्टैंडर्ड कॉइन यूज कर रहे थे जिसका नाम था सोवरेजन, और जिसका वेट था 123.17447 ग्रेन्स, और इट वाज 11/12 फाइन। जो उसकी प्योरिटी थी वो बहुत ज्यादा थी कि अगर उसे हम 12 पार्ट में डिवाइड करें तो 11 पार्ट जो था वो प्योर गोल्ड था। और इन्होंने बताया कि एक सोवरेजन जो था उसे आप एक्सचेंज कर सकते थे 3 पाउंड्स और 17 शिरलिंग्स, साथ ही साथ 10.5 पेंस। इतना आप एक सोवरेजन दे करके पैसे ले सकते थे, तो उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी। दूसरा कह रहे हैं कि भाई सर्कुलेशन ऑफ पेपर एंड अदर टाइप्स ऑफ करेंसी। ठीक है, अदर टाइप ऑफ मनी। इन्होंने बोला कि भाई सिर्फ गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड में सोने के सिक्के तो चल रहे थे, लेकिन साथ ही साथ पेपर करेंसी और टोकन करेंसी भी, कॉइन्स भी चल रहे थे, जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं थी, लेकिन एक्सट्रिंसिक वैल्यू यानी जो फेस वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि सरकार ने जब भी टोकन करेंसी और पेपर करेंसी इशू किया तो उसके बदले में अपने पास गोल्ड का रिजर्व रखा, और सरकार ने कॉन्फिडेंस लोगों को ये दिया कि जब मर्जी तब आप ये पेपर नोट और टोकन कॉइन्स को आप गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इस स्टैंडर्ड में क्या था कि जो टोकन कॉइन्स थे और पेपर नोट्स थे वो सर्कुलेशन में थे साथ ही साथ, और वो सर्व कर रहे थे गोल्ड को इकोनॉमाइज करने में, क्योंकि हर इंसान भाई गोल्ड यूज नहीं कर सकता था। और ये जो हमने 3 पॉइंट्स लिखा है ये तो पेपर कॉइन ही है ना, पेपर करेंसी है ना। बट ऑल दीज टाइप्स ऑफ मनी आर अल्टीमेटली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। तो ये शेरलिंग हो गया, पाउंड्स हो गया, पेंस हो गया, सारी की सारी चीजें गोल्ड में आप कन्वर्ट करवा सकते थे। अगला है फ्री कॉइनेज। इस स्टैंडर्ड में क्या था कि जो कॉइनेज था वो फ्री था और अनरिस्ट्रिक्टेड था। जो पीपल थे आर फ्री टू गेट देयर गोल्ड कन्वर्टेड इनटू कॉइन्स एट द मिंट। तो लोग फ्री थे गोल्ड को कन्वर्ट कराने के लिए, जो मिंट में सरकार ने कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रखा था। आप जितना मर्जी उतना गोल्ड लेकर के जाइए और उसे आप मिंट में प्रिंट मतलब कन्वर्ट करा लीजिए सिक्के में।
अगला कैरेक्टरिस्टिक है, फोर्थ वन इज परचेज सेल ऑफ गोल्ड बाय द गवर्नमेंट। इस गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड में जो गवर्नमेंट थी वो गोल्ड खरीदती भी थी, बेचती भी थी फिक्स प्राइसेस पे। बाय दिस सेल एंड परचेज ऑफ गोल्ड, जो गवर्नमेंट थी वो अपनी पैरिटी, पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, मेंटेन करने में कामयाब हो जाती थी फेस वैल्यू और मेटालिक वैल्यू के बीच में, जो स्टैंडर्ड कॉइन में होता है। अब फेस वैल्यू का मतलब जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, जैसे 10 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए लिखा है तो दैट इज इट्स फेस वैल्यू। और उसकी मेटालिक वैल्यू, भाई वो 10 रुपए का सिक्के को बनाने में 3 रुपए खर्च हुआ है तो वो मेटल 3 रुपए का है। जैसे अगर मैं 2022 की बात करूं और इंडियन रुपीस 1 रुपए के सिक्के की बात करूं, तो हमारे देश की सरकार 1 रुपए का सिक्का अब बनाना कम कर दे रही है, क्योंकि 1 रुपए के सिक्के को बनाने में हमारे देश की सरकार का 1 रुपए 11 पैसा खर्च होता है। इसका मतलब इसका खर्चा ज्यादा है लेकिन इसकी फेस वैल्यू कम है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड। इस स्टैंडर्ड में क्या था कि जो गवर्नमेंट इम्पोसेस नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड, तो गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही थी, आप कितना भी गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हो, आप कितना भी गोल्ड आप दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर सकते हो। जो गोल्ड मार्केट थी वो टोटली फ्री थी और पीपल कैन बाय गोल्ड इन डिजायर्ड क्वांटिटीज, जितना मर्जी, भाई आपके पास जितना पैसा उतना मर्जी आप उतना आप मतलब जितना भी पैसा है आप सबका गोल्ड खरीद सकते हो, सरकार ने आजादी दे रखी थी। The outflow and inflow of gold are reflected in the contraction and expansion respectively of the currency in country concerned। तो इन्होंने बोला इनफ्लो और आउटफ्लो जो है गोल्ड के का मतलब कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो करेंसी के ऊपर रिफ्लेक्ट करता था किसी भी देश का। ठीक है, बढ़ना है घटना उसका। गोल्ड इज मेजर्ड ऑफ वैल्यू, तो गोल्ड उस जमाने में मेजर ऑफ वैल्यू होता था। ठीक है, ऑल वैल्यू आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट। अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब ये है कि आप जितना भी इस फॉर्मेट ऑफ मनी में पेमेंट करोगे सामने वाला मना नहीं करेगा। वैसे भी कौन मना करेगा, आपको कोई इतना ढेर सारा गोल्ड दे दे अब मना थोड़ी कीजिएगा, आप तो कहिएगा थोड़ा और दे दीजिए। द क्वांटिटी ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ गोल्ड रिजर्व्स। तो जो क्वांटिटी है करेंसी सर्कुलेशन वो डिपेंड करता था कि भाई आपके पास गोल्ड रिजर्व्स कितना पड़ा है, कितनी मात्रा में, जितना ज्यादा होगा आप उतना ज्यादा आप अपनी करेंसी सर्कुलेट कर सकते हो गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड में। कुछ मेरिट्स की बात कर लेते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गया, मेरिट्स की बात करेंगे। पहला ये कि भाई ये बहुत सिंपल था, सिंप्लिसिटी। ठीक है, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। इट इज easier फॉर द कॉमन पीपल टू अंडरस्टैंड इट सिंस देयर इज नो कॉम्प्लिकेशंस इन इट। तो बहुत आसानी से लोग समझ जाते थे, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी इसमें, बहुत सिंपल था। दूसरा पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉइन्स गोल्ड के बनते थे तो लोगों का पूरा कॉन्फिडेंस था कि अगर ये सिक्का चलना बंद भी हो जाएगा तो इस सिक्के की खुद की वैल्यू है जिसे हम दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। और उनको ये बात बहुत अच्छे से मालूम थी कि सोने के सिक्के की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि सोने का जो वैल्यू है उसका भी रेट बढ़ने घटने पे सिक्के का भी मतलब वैल्यू बढ़ती घटती है। Gold being a precious metal and readily acceptable all over the world। तो गोल्ड एक प्रेशियस मेटल है जो रेडिली पूरी दुनिया में कहीं पे भी हर इंसान लेने के लिए तैयार होता है। इवन इफ गोल्ड कॉइन्स आर डिमोनेटाइज्ड, पीपल सफर नो लॉसेस बिकॉज दीज कॉइन्स कैन बी मेल्टेड एंड सोल्ड एज बुलियन। तो इसे आप पिघला करके गोल्ड में मतलब गोल्ड के बास में आप कन्वर्ट करके इसे आप बेच सकते हो, बिक जाएगा और उसकी वैल्यू भी तो बढ़ रही है। टोकन कॉइन्स एंड पेपर मनी आर फुल्ली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। तो ये इसके मेरिट। अगला पॉइंट है स्टेबिलिटी इन इंटरनल प्राइस लेवल। इंटरनल प्राइस लेवल में भी स्टेबिलिटी आता है। इन्होंने बोला कि एक साउंड मॉनेटरी सिस्टम शुड बी केपेबल ऑफ मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन इंटरनल प्राइस लेवल। एक अच्छा मॉनेटरी सिस्टम इंटरनल प्राइस लेवल, एक इकोनॉमी के अंदर जो प्राइस लेवल है उसे मेंटेन करने में, स्टेबल रखने में बहुत मददगार होता है। From this point of view, gold currency standard is an ideal system because stability of internal price is ensured under this system। क्योंकि गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड में इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी रहती थी। ठीक है, आइडियल सिस्टम था क्योंकि इसकी मदद से इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी रहती थी, इंश्योर्ड रहता था कि भाई इंटरनल देश की इकोनॉमी के अंदर जो प्राइसेस है वो जल्दी बढ़ घट नहीं रहे हैं, वो स्टेबल है लंबे समय तक। एज इज वेल नोन, देर इज नो फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ गोल्ड। ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि अचानक गोल्ड की सप्लाई अचानक बढ़ जाती है, घट जाती है, नॉर्मली रहती है। जो एनुअल प्रोडक्शन गोल्ड constitutes only a small part of its total currency supply। Thus, annual changes in the supply of gold have little importance। तो annual जो changes आते हैं गोल्ड में उसका ज्यादा कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि ये आपके देश की करेंसी का एक बहुत छोटा सा पार्ट होते हैं। सब consequently there are no seasonal or
short-term changes in the price of gold. As a result, there is no violent fluctuations in the supply of gold. The stability of the internal price level is thus maintained under this standard. तो जो stability है internal price level की वो इसमें maintain की जाती थी क्योंकि ज़्यादा कुछ fluctuations नहीं होता था जो ज़्यादा impact नहीं करता था. Stability in foreign exchange rate. Foreign exchange rate में stability. Gold currency standard also ensures stability in foreign exchange rate. कैसे? इन्होंने बोला and stability of exchange rate is an essential prerequisite for the development of foreign trade. डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड के डेवलपमेंट के लिए जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए बहुत जरूरी है फॉरेन एक्सचेंज की. ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई एक डॉलर जो है वो कल 74 रुपीज था, आज 78 हो गया, तो भाई ये तो स्टेबल नहीं है ना, ये तो रोज बढ़ रहा है घट रहा है. इन्होंने बोला कि फॉरेन ट्रेड के डेवलपमेंट के लिए आपके देश की करेंसी बहुत बड़े लेवल पे लंबे समय तक स्टेबल होनी चाहिए. If there are violent fluctuations in exchange rate, the foreign trade of the country is adversely affected. तो violent फ्लक्चुएशंस की वजह से क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज में जो बढ़ना या घटना है उसकी वजह से क्या है कि भाई फॉरेन ट्रेड में बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि जो जनरल एब्डोमिनेंट है गोल्ड स्टैंडर्ड का यूरोपियन कंट्रीज में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ये वायलेंट चेंज की वजह से क्या होगा कि बहुत सारी कंट्रीज ने स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया. By allowing free and unrestricted imports exports of gold, the gold currency standard keep fluctuations in exchange rate under check. Foreign debts under this standard can be paid off in gold without causing any strain or exchange rates. तो इन्होंने बोला कि भाई ये मददगार इसलिए होता है कि भाई हमने गोल्ड का जो वैल्यू है उसको स्टेबलाइज कर दिया. ठीक है, अब गोल्ड का वैल्यू स्टेबलाइज है तो हम अगर फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट नहीं कर सकते तो हम गोल्ड की वैल्यू में, हम गोल्ड के टर्म्स में आपको पेमेंट कर सकते हो. तो यहाँ पे इसका अगला ही मेरिट था कि भाई एक्सचेंज रेट करेंसी का फ्लक्चुएट होता था, गोल्ड का तो नहीं होता था ना, तो हम पहली बात कर लेते थे कि हम आपको 1 किलो गोल्ड देंगे इसके बदले में. ठीक है, आइए बात करते हैं और समझते हैं कि भाई इसके डीमेरिट्स क्या थे. पहला कह रहे हैं वेस्टेज ऑफ गोल्ड. भाई गोल्ड के जब आप सिक्के को एक इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट कीजिएगा तो भाई जाहिर सी बात है वियर एंड टीयर होगा, जिस वजह से उसका वेट लॉस होगा. और आप समझ रहे हैं कि अगर सोने के सिक्के का 1 ग्राम भी वजन कम हो गया तो उसकी वैल्यू कम हो गई, इससे आपका तो नुकसान है, पूरे इकोनॉमी का बहुत भारी नुकसान है. तो इन्होंने बोला वेस्टेज ऑफ गोल्ड. इस स्टैंडर्ड में वेस्टेज ऑफ गोल्ड बहुत कॉमन था, बड़े लेवल पे होता था. देयर इज ऑल्सो अ गुड डील ऑफ नेशनल लॉस ऑन द अकाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन सफर्ड बाय गोल्ड पॉइंट्स वाइल्ड इन सर्कुलेशन. तो भाई देश का भी नुकसान हो रहा है क्योंकि आपने इतने सारे सोने के सिक्के बना लिए हैं जिसे आप पूरे देश में सर्कुलेट कर रहे हो और उसमें डिप्रिसिएशन हर रोज हो रहा है, तो भाई आपके देश का नुकसान हो गया. इन एडिशन पेपर करेंसी अंडर दिस स्टैंडर्ड हैज टू बी फुल्ली बैक्ड बाय गोल्ड टू इंश्योर इट्स फुल कन्वर्टेबिलिटी. तो भाई पेपर करेंसी को भी प्रिंट करने के लिए आपको पूरा का पूरा गोल्ड का बैकअप चाहिए होता था ना, ताकि आप पूरी तरीके से उसे बैक करके उसकी वैल्यू क्रिएट करें और आप उसे सर्कुलेट कर सकें. तो जो गोल्ड दस लाइज आइडल इन द रिजर्व्स, तो गोल्ड आइडली एक रिजर्व में पड़ा है जहां पे सरकार उसे ना बेच पा रही है, बेच करके टैक्स भी नहीं ले पा रही है, ना उसकी वैल्यू को सही जगह पे इस्तेमाल कर पा रही है. Moreover, poor countries cannot even think of adopting this system on the account of their limited gold stocks. This system far from economical. तो ये सबसे बड़ा था कि ये इकोनॉमिकल नहीं था, गोल्ड का नुकसान था, प्लस गरीब देश क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो गोल्ड के सिक्के सर्कुलेट कर सकें. दूसरा कह रहे हैं कि भाई ये फेयर वेदर सिस्टम है. फेयर वेदर सिस्टम का मतलब जब आपके देश में सारी इकोनॉमी बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा है, लोगों की अर्निंग इनकम अच्छी है, तो भाई ये काम करेगा. लेकिन जैसे ही देश फाइनेंशियल क्राइसिस या वॉर में जाएगा तो ये सिस्टम स्टैंडर्ड काम करना बंद कर देगा. गोल्ड करेंसी एक फेयर वेदर स्टैंडर्ड है या फेयर वेदर फ्रेंड है which lets the country down at the time of crisis. There are several examples of countries which have to abandon the system when confronted with a crisis. तो क्राइसिस की वजह से इस सिस्टम को खत्म करना पड़ गया. जो मेन ड्रॉबैक था स्टैंडर्ड का वो उसकी इन इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी का मतलब जरूरत के टाइम बढ़ा सकें और घटा सकें. तो इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि भाई जब वॉर के टाइम आपको ढेर सारे सिक्कों की जरूरत पड़ती थी, गोल्ड कॉइन की जरूरत पड़ती थी, तो आपके पास इतने सिक्के थे ही नहीं क्योंकि उतना गोल्ड रिजर्व था ही नहीं आपके पास. Money supply under this standard cannot be expanded without corresponding increase in gold reserves. तो गोल्ड रिजर्व के नहीं बढ़ पाता था तो उस हिसाब से आप मनी स्टैंडर्ड बढ़ा नहीं सकते थे. और जो गोल्ड रिजर्व्स था cannot be increased when the country is confronted with crisis. ठीक है, तो देश में वैसे ही पैसे की किल्लत है तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं सोने के सिक्के. Without any increase in gold reserves, the quantity of currency cannot be expanded.
Though an expansion of currency is most desirable at such time, ultimately government has to abandon the gold standard on the account of its inflexibility. तो सरकार को क्योंकि क्राइसिस के टाइम और पैसे की जरूरत होती है और आप इस स्टैंडर्ड को बढ़ा नहीं सकते, तो सरकार ने इस इनफ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इस सिस्टम को अबैंडन कर दिया, मतलब परमानेंटली छोड़ दिया। अगला है विदाउट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इट्स ऑटोमेटिक वर्किंग इज नॉट पॉसिबल। तो बिना इंटरनेशनल मदद के, कोऑपरेशन के, इसका ऑटोमेटिक वर्किंग काम ही नहीं करेगा। कोई डाउट नहीं है कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वर्क्स ऑटोमेटिकली, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड या गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली काम करता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक वर्किंग तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इंटरनेशनल स्केल या इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन मिलेगा। पहले वर्ल्ड वॉर की बात किया हुआ था कि ये जो ऑटोमेटिक वर्किंग था गोल्ड स्टैंडर्ड कॉइन का, वो एक समय पे खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल कोऑपरेशन खत्म हो गया था। कुछ देशों ने वायलेट किया था गोल्ड स्टैंडर्ड के रूल्स को अपने सेल्फिश नीड्स के लिए, ठीक है। दे imposed restrictions on the import and export of gold and did not allow the quantity of money to change in accordance with the changes in their gold reserves। तो लोगों ने गलत काम किया, देशों ने गलत काम किया, लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट गोल्ड का एक हिसाब से रेस्ट्रिक्ट कर दिया, एक लिमिटेड क्वांटिटी में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने नीड के हिसाब से बड़ा घटा नहीं सकते, तो ये प्रॉब्लम थी। कुछ देशों ने डिड नॉट एक्सपैंड देयर मनी सप्लाई इवन दे हैड एक्यूमुलेटेड ह्यूज स्टॉक्स ऑफ गोल्ड इन देयर रिजर्व्स। तो लोगों ने, भाई देशों ने बहुत ज्यादा रिजर्व अपने पास मेंटेन कर लिया था, लेकिन वो इस स्टैंडर्ड को, मनी सप्लाई को बढ़ाते घटाते नहीं थे, ठीक है। लाइकवाइज सम अदर कंट्रीज डिड नॉट कॉन्ट्रैक्ट देयर मनी सप्लाई इवन दो their gold reserves had seriously declined। कुछ देश इस मनी सप्लाई को मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी गोल्ड जो रिजर्व है वो बहुत सीरियसली डिक्लाइन कर गया था। दिस गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड सीज टू बी एन ऑटोमेटिक सिस्टम ड्यूरिंग द वॉर ऑन द अकाउंट ऑफ वायलेशन ऑफ इट्स रूल्स बाय इट्स मेंबर कंट्रीज। तो भाई जिन मेंबर कंट्रीज ने इनके रूल तोड़े, इस वजह से ये अबैंडन करना पड़ गया। Stability of internal prices under this standard is more imaginary than real। तो भाई इंटरनल प्राइस लेवल को मेंटेन करना इस स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा इमेजिनरी था, रियल नहीं था, क्योंकि रीजन इन्होंने बताया, द रीजन इज दैट द चेंजेस इन द इंटरनल प्राइस लेवल बिकम्स इनएविटेबल व्हेन चेंजेस ऑकर्स इन द प्राइस ऑफ गोल्ड। भाई जब गोल्ड की खुद की कीमत बढ़ रही घट रही है, तो आप इंटरनल प्राइस लेवल उस गोल्ड के सिक्के की कैसे आप सेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिस मटेरियल से बन रहा है वो खुद ही बढ़ रहा है, घट रहा है। इट इज डिफिकल्ट टू चेक द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गोल्ड। उस जमाने में बड़ा दिक्कत होता था, नहीं पता चलता। भाई आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, फोन का जमाना है, आपको पता चल जाता है कि भाई किस देश में कहाँ पे कितना क्या गोल्ड का प्राइस चल रहा है। लेकिन आज से 300 400 500 साल पहले ये चीजें नहीं थी। जो फ्रीक्वेंट चेंजेस थे प्राइस ऑफ गोल्ड कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल रीजन सच एज डिस्कवरी ऑफ न्यू गोल्ड माइंस। अगर नई गोल्ड माइंस मिल गए तो भाई प्राइसेस कम हो जाएंगे क्योंकि गोल्ड की सप्लाई बढ़ जाएगी। चेंजेस इन प्रोडक्शन टेक्निक्स, चेंजेस इन प्रोडक्शन कॉस्टा, ठीक है, कॉस्टा मतलब कॉस्ट। आगे इन्होंने बोला कि चेंजेस इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ गोल्ड, एज अ कॉन्सिक्वेंस द प्राइस ऑफ गोल्ड अंडरगोस फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑन द अकाउंट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस। तो कैसे आप कह सकते हो कि भाई जब गोल्ड एक ऐसा मटेरियल है जिसके सिक्के को आप यूज कर रहे हो इंटरनल और एक्सटर्नल प्राइस की स्टेबिलिटी के लिए, तो वही जो गोल्ड है जिसका वो सिक्का बना है उसकी खुद की प्राइस स्टेबल नहीं है, तो भाई जो खुद स्टेबल नहीं है दूसरे को कैसे स्टेबल करेगा, ठीक है। हमारा अगला जो डीमेरिट है वो ये है कि भाई गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड इज नॉट एसेंशियल टू मेंटेन प्राइस एंड एक्सचेंज स्टेबिलिटी। तो जो गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड है जरूरी नहीं है कि वो एक्सचेंज स्टेबिलिटी और प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करे। अकॉर्डिंग टू सम क्राइसिस जो गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड है वो एक इनडिस्पेंसिबल सिस्टम है प्राइस और एक्सचेंज स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, मतलब एक प्रैक्टिकल चीज नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव है प्राइस और एक्सचेंज स्टेबिलिटी का कुड बी अचीव्ड इवन विदाउट गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड। तो जरूरी नहीं है कि भाई गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड से आप अचीव करो, बिना गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड के आप ये चीजें अचीव कर सकते हो। द क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट a managed currency system is better suited to achieve this objective। एक managed currency system जरूरी है इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। क्या ऑब्जेक्टिव है? जहां पे एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी और इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी आप मेंटेन करें। Because under this system, monetary cooperation among the countries of the world can be secured in a better and more effective manner। तो इस स्टैंडर्ड में क्या था कि जो गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड था वो और सिक्योरली मैनेज हो सकता था। और जो लास्ट डिमेरिट है वो ये है कि गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड इज डिफ्लेशन ओरिएंटेड। इन्फ्लेशन का मतलब
इन्फ्लेशन का मतलब इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई बढ़ जाती है, पैसे की सप्लाई बढ़ जाती है तो पैसे की वैल्यू घट जाती है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। इन्होंने बोला कि भाई गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड एक डिफ्लेशन ओरिएंटेड था। मतलब क्या हुआ कि मिस्टर जोआन रॉबिन्सन ने बोला कि जो गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड है वो जनरली डिफ्लेशन ओरिएंटेड है। मतलब इस स्टैंडर्ड में क्या होता था कि अ कंट्री विद एन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट लॉसेस गोल्ड। ठीक है, जिस देश का अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जिसको पेमेंट करना है, वो अपने गोल्ड खो देता था और उसका जो गोल्ड रिजर्व था वो डिक्लाइन होता था और अल्टीमेटली क्या होता था कि मनी की जो क्वांटिटी सर्कुलेशन में होती थी वो फॉल कर जाती थी गोल्ड रिजर्व्स के फॉर्मेट में। ठीक है, कम हो जाता था। बट जो इंपोर्टिंग कंट्री होती थी जिसके पास दूसरे देश का ये जो गोल्ड रिजर्व रिजर्व पहुंच रहा था, डज नॉट इंक्रीज इट्स मनी सप्लाई, वो अपना मनी सप्लाई नहीं बढ़ाता था इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन गोल्ड रिजर्व। ठीक है, जिससे क्या होता था, दिस स्टैंडर्ड हैज ऑन अ होल अ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस डिफ्लेशनरी ट्रेंड्स इन द इकोनॉमी। तो एक टेंडेंसी थी जिससे क्या था कि एक इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशनरी ट्रेंड्स आ जाएंगे, सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप इन वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा ऑन दिस नोट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।